नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आ रहा हूं आपके लिए यूपीएससी 2023 के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज़ में आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीएससी दृष्टि संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 5th। तो ज़रा देखते हैं मॉडल टेस्ट संख्या 5th में क्या है। तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, जरा इसे देखते हैं। बायो रेमिडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तेज तरीका है। ठीक है, सबसे तेज तरीका है। इसके अलावा स्किमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तेल रिसाव पर्यावरण में कच्चे तेल, गैसोलीन, ईंधन या अन्य तेल उत्पादों को किसी भी अनियंत्रित रिसाव को रोकने के लिए एक तरीका होता है। ठीक है, तो बायो रेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तेज तरीका है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बात हमारी क्या है, सही नहीं है, क्योंकि इसके जरिए केवल समुद्र में फैले हुए तेल को साफ करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, समुद्र में फैले तेल को साफ करने के लिए। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया मित्रों, गलत हो गया। स्किमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है, यह बात बिल्कुल क्या है मित्रों, सही है। एक ऐसा उपकरण है जिनका उपयोग पानी की सतह पर गिरे हुए तेल का भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट 2 हमारा पूर्णतः सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री से संबंधित। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकीकरण PMFME योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, यह सूक्ष्म उद्योग लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत संचालित एक योजना है। यह भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना अपने कार्यान्वयन में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाती है। एक परिवार के कई सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। क्या हैं, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। तो इनमें से अगर हम PMFME के बारे में बात करें तो यह एक ऐसी योजना है जो अपने कार्यान्वयन में एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण को अपनाती है। ठीक है मित्रों, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के औपचारिकीकरण के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और जरा देखते हैं निवेश प्रोत्साहन समझौता IIA क्या है, IIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित पहला IIA है। नेक्स्ट, US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करने हेतु समझौता एक कानूनी आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ठीक, क्या है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्तांतरित पहला IIA है। तो यदि इसके बारे में बात करें तो यह आपका निवेश प्रोत्साहन समझौता IIA के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार के बीच यह 1997 में हस्ताक्षरित समझौते का स्थान लेगा। क्या है,
समझौते का स्थान लेगा जो 1997 में समझौता हुआ था भारत और अमेरिका के बीच। दूसरा, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में यदि हम बात करें तो ये विभिन्न निवेश हेतु एक कानूनी समझौता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बोंगो सागर अभ्यास, क्या मित्रों, बोंगो सागर अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया है? जरा देखते हैं। बंगाल और भारत के बीच द्विपक्षीय समझौता नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं तो बोंगो सागर जो अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश की नौसैनिकों के बीच किया गया है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट अगर बात करें, इसका आयोजन हिंद महासागर में किया गया था, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसका आयोजन बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बे ऑफ बंगाल में, यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। देखते हैं ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही होगा हमारा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक कथन सही है, यानी ए ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रवाल वृंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब प्रवालों पर दबाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जुंजे थैले को अलग कर देते हैं। प्रवाल वृंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो ये दोनों बातें मूंगा चट्टानों से रिलेटेड हैं और दोनों क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सेनेगल से लगती है? तो ये कुछ देश दिए गए हैं और इनकी सीमा के बारे में पूछा गया है। तो सियरा लियोन, माली, मॉरिटानिया, गोम्बिया और गिनी बिसाऊ। तो यहाँ पर सियरा लियोन की सीमा सेनेगल से नहीं लगती है, बाकी सबकी सीमा सेनेगल से लगती है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रेड पांडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंगालीला नेशनल पार्क भारत में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां रेड पांडा पाया जाता है। यह सिक्किम का राजकीय पशु है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 से अधिसूचित सेकेंड के तहत सूचीबद्ध है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पर यह राजकीय पशु है। यही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। सिंगालीला नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ रेड पांडा पाया जाता है। यदि हम बात करें तो रेड पांडा छोटे वृक्ष ये स्तनपायी हैं जो जंगली बिल्ली के आकार के होते हैं। चमकीले चेस्टनट के साथ इनकी पूंछ घुमावदार होती है। ठीक है, और इसके लिए दो संरक्षित क्षेत्र हैं। एक है आपका सिंगीलीला नेशनल पार्क और दूसरा है हमारा कौन सा नेशनल पार्क है? दूसरा है नेवरा, कौन सा मित्रों? नेवआरा वैली नेशनल पार्क। क्या है? नेवआरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम बात करें 1972 से सूचीबद्ध है, तो ये 1972 की अनुसूची 2 में नहीं, अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है, यानी केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संबंध निकाय प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम AMASR 1958 से सार्वजनिक सुविधाएं निर्माण परिभाषित के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सही है। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आती है, तो ये गलत है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, यानी ऑप्शन 1 हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, जबकि दूसरा ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है 9, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGFP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग KYC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर मित्रों ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राममोहन राय का पहला प्रकाशन था? राजा राममोहन राय का पहला प्रकाशन के बारे में यदि हम बात करें तो मिरातुल अखबार, ब्रह्मोपासन, तुहाफत उल मुहाविज़दीन, यही राजा राममोहन राय का पहला प्रकाशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है आंध्र में, गुजरात में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में। तो सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना के रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटो, कौन सा है? रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पारितंत्र सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विभिन्न पारितंत्र सेवाओं की कुल लागत में से लगभग 50% हिस्सा पोषक तत्वों के चक्रण का होता है। प्राकृतिक पूंजी, लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन, परियोजना का कार्यान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है, उसको समझते हैं। पहला है आपका उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो विभिन्न पारितंत्र सेवाओं की कुल लागत का लगभग 50% हिस्सा पोषक तत्वों के चक्रण का होता है। किसका होता है? पोषक तत्वों के चक्रण का होता है। ठीक है। 10 डी ऑप्शन नहीं दिखता है, अब सही है। ठीक, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कितना बोला जा रहा है? 50% का हिस्सा विभिन्न पारितंत्र सेवाओं में कुल लागत में से लगभग 50% हिस्सा पोषक तत्वों का चक्रण का होता है। तो मित्रों यदि हम बात करें कि विभिन्न पारितंत्र सेवाओं में कुल लागत का 50% हिस्सा केवल मृदा संरचना, किसका? मृदा संरचना का होता है। कितना? मृदा संरचना का, यानी भूमि पोषक का। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया मित्रों? गलत हो गया। प्राकृतिक पूंजी, लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन, परियोजना का कार्यान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत में NBCS परियोजना को सांख्यिकी किसके द्वारा? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं 14 क्या कह रहा है। 13 देखते हैं हम लोग, क्या है 13 हमारा? चैन कुरिंजी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है चैन कुरिंजी? यह हिमालय में पाया जाता है। ओके, इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पे देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर विस्तार करें, यह हिमालय में पाया जाता है। तो यदि हम बात करें चैन कुरिंजी की, तो ये भारत के प्रायद्वीपीय भारत में अगस्त्य मलाय बायो रिजर्व में पाया जाता है।
ठीक है, तो ये हिमालय वाला नहीं पाया जाता, इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कणकीय प्रदूषणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, देखिए। कणकीय प्रदूषण केवल एरोसोल के रूप में होते हैं। 10 माइक्रोन से बड़े कणकीय प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें एरोसोल के रूप में होता है, ये बात गलत है। 10 माइक्रोन से बड़े, क्योंकि कणकीय प्रदूषण वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण एरोसोल या द्रवित बूंदें भी हो सकती हैं। क्या हैं ये? द्रवित बूंदें भी हो सकती हैं मित्रों, ठीक है। और जबकि इनका 10 माइक्रोन बड़े कणकीय प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए। इसके निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। ओके, यदि गंभीर त्रुटि है तो चुनाव को पूरा होने के बाद किसी भी चुनाव परिणाम की स्वतः समीक्षा कर सकता है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों की मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इसके निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है, ये बात क्या है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसके निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालयों में भी क्या दी जा सकती है, चुनौती दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह गंभीर त्रुटि है तो चुनाव पूरा होने के बाद किसी भी चुनाव परिणाम की स्वतः समीक्षा कर सकता है? नहीं, स्वतः समीक्षा नहीं कर सकता है। यह संसद राज्य विधानमंडल अयोग्यता के निर्धारित में सलाहकार का काम करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, तीसरा सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। देखते हैं किसने प्रकाशित की है। ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ZSL, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये की है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम है जो एक बिंदु से शुरू होकर भूगोल के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, कहलाता है एक विशेष। ठीक है, तो जरा इसके देखते हैं कौन सी बात सही होगी। तो पहला है अनुकूली विकिरण, दूसरा है चयनात्मक विकिरण, तीसरा है जैविक विकिरण और चौथा है प्राकृतिक विकिरण। तो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर भूगोल के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, कहलाता है अनुकूली विकिरण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय डेनमार्क से घिरा हुआ नहीं है? कील की खाड़ी, रिंग कोबिंग फोजर्ड, कोगे की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा जल निकाय डेनमार्क से घिरा नहीं है, तो ये है आपका बोथनिया की खाड़ी, डेनमार्क से घिरा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विचार और बताइए। वर्ष 2003 में CCI के साथ ही प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है, कर दो स्थापना। उसके बाद CCI के एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य होते हैं जो सभी पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ठीक है, CCI के सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ पर देखना है कौन सी बातें सही नहीं हैं। तो वर्ष 2003 में CCI के साथ अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, तो ये 2003 नहीं 2002 है। ठीक है, CCI में अध्यक्ष 6 और अन्य सदस्य होते हैं, बात सही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी बात सही है, यानी 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है 20, उसे समझते हैं। एक्वायर्ड इम्यून
इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स के संबंध में विचार करना है और बताना है। तो देखते हैं विचार। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV से संक्रमित व्यक्ति को निश्चित ही रूप से एड्स हो जाएगा। एड्स के लिए नैदानिक परीक्षण एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो आरवेट ऐसे यानी एलिसा टेस्ट होता है। तो दूसरी बात तो सही है, पहली बात क्या है मित्रों, गलत है। ये जरूरी नहीं है कि उसे निश्चित रूप से एड्स हो जाए, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मैक्सिको का स्थानीय फल है। भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, जरा देखते हैं मित्रों ऑप्शन में। तो मित्रों यहाँ पर इसकी खेती के संबंध में जो बात की गई थी वो सही नहीं है। ठीक है मित्रों, तो जरा इसे देखते हैं। यह मैक्सिको का स्थानीय फल, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर नहीं, इसका उत्पादक राज्य मिजोरम है और ये मधुमेह रोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और ये शुष्क भूमि पर पैदा किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी 1 और 3 हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जरा देखते हैं 1 और 3 कहाँ पर है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में 1 और 3 है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और देखते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या है जरा इसे समझते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मॉरिशस भारत में FDI में शीर्ष देश के रूप में उभरा है। ये बात देखनी है कौन सी बात सही है। तो ये शीर्ष देश के रूप में 21-22 में कर्नाटक में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। रक्षा के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग पर 100% FDI अनुमति हुए। लॉटरी व्यवसाय में 49% FDI की अनुमति है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर बात करें कि इस वर्ष सबसे ज़्यादा FDI जिस देश से आई है वो देश है हमारा कौन सा, सिंगापुर। कौन सा है मित्रों, सिंगापुर है। यानी कौन सा देश है, सिंगापुर से 27 समथिंग हुआ है। उसके बाद USA है, उसके बाद क्या है USA, और उसके बाद मॉरिशस आता है। यानी पहली बात हमारी क्या हो गई गलत हो गई। 21-22 में कर्नाटक को सबसे अधिक प्राप्त हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। रक्षा के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग पर 100% FDI है। तो 100% FDI आपकी रक्षा के क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में FDI कितनी है मित्रों 74% है। कितनी 74%। लॉटरी व्यवसाय में 49% तक FDI की अनुमति है। तो लॉटरी व्यवसाय के बारे में अगर हम बात करें तो लॉटरी व्यवसाय में भी 49% नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन क्या है गलत है। बी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उद्विकास के दौरान ऐसे जीव जो बेहतर रूप से अनुकूल करने में सक्षम नहीं होते हैं पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया उद्विकास मानव जनित प्रक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर मित्रों उद्विकास के संबंध में पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं हैं। वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की। महादेव गोविंद रानाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े। 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र द हितवाद लोगों का समाचार पत्र की शुरुआत की। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसकी स्थापना कब की गई है। तो मित्रों 1899 में इनका जन्म 1866 में हुआ था और उन्होंने कब 1921 में सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1905 में। तो
ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, देखते हैं निम्नलिखित में से प्रकाश की रासायनिक धूम कोहरे के घटक कौन से हैं? ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलिन, फॉर्मेल्डिहाइड, पायरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें रासायनिक धूम कोहरे के, ये सारे के सारे घटक हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 180 देशों में से कौन सा स्थान लिए है? 142वां। ठीक है, विश्व प्रेस सूचकांक में 2022 में भारत देशों में भीतर और देशों के मध्य ध्रुवीकरण की जानकारी प्रदान की गई है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, विश्व प्रेस संगठन की सूचकांक प्रकाश करने वाला संगठन पेरिस में स्थित है। तो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मित्रों, विश्व प्रेस सूचकांक की रिपोर्ट प्रकाशित करता है पेरिस स्थित एक संस्थान जिसका नाम है रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर। क्या है? रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही, तीसरा स्टेटमेंट सही है, 222 ये भी सही है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का स्थान 142वां नहीं 150वां है। कौन सा है मित्रों? 150वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 2021 में, और 2022 में 21 में 42वें स्थान से नीचे गिर गया था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अपरदाहारी जिस प्रक्रिया द्वारा अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? अपचयन, खनिजीकरण, खंडन या ह्यूमिफिकेशन। तो ये खंडन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में उच्च रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च रक्तचाप के प्रसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तरी राज्यों में अधिक है। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI का लक्ष्य वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप के प्रसारों को 25% तक कम करना है। तो इसके बारे में बताना है मित्रों कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर केवल दूसरा ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, देखते हैं 29 क्या कह रहा है। भारत में रामसर स्थलों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंसुपा झील, बोडुवर पक्षी अभ्यारण्य, हाइगम आर्द्रभूमि रिजर्व मेघालय, चित्रकूटी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक। तो यहाँ पे बताना है कौन सा युग्म सही, यानी कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारत में कुल 75 रामसर स्थल बताए गए हैं। तो सबसे पहले आता है अंसुपा चित्रकूटी पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पर है? चित्रकूटी पक्षी अभ्यारण्य मित्रों तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं, यानी ये गलत सुमेलित है। हाइगन आर्द्रभूमि रिजर्व के बाडूमुर पक्षी अभ्यारण्य की बारे में बात करें तो ये मित्रों तमिलनाडु में है, सही है। नेक्स्ट आपका आता है हाइगम वेटलैंड। तो हाइगम वेटलैंड की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर मित्रों? जम्मू कश्मीर में। अंसुपा झील के बारे में बात करें तो अंसुपा झील आपकी उड़ीसा में है, यानी आपके 2 सही सुमेलित हैं और 2 गलत सुमेलित हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एक वेट बल्ब का तापमान रुद्धोष्म संतृप्ति का तापमान है, एक ड्राई बल्ब का तापमान DBT विदेशी परिवेशी वायु तापमान को संदर्भित करता है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? 1, 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं मित्रों? बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन परिवर्तनीय है। अल सिल्वाडोर बिटकॉइन का वैध मुद्रा में
के रूप में स्वीकार करने वाला एकमात्र देश है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर मित्रों आपका केवल एक कथन ही सही है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है, लेन देन परिवर्तनीय नहीं है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला एकमात्र देश नहीं है। इसके अलावा भी कई देशों ने इसे स्वीकार किया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, अल सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन को आधिकारिक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये भी है, यानी ऑप्शन मेरा एक भी सही है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न दशाओं में एक ही संरचना के विकास किस रूप में जाना जाता है? सदृश्यता, विभिन्न उद्विकास, संतृप्त विकास या प्रतिकृति विकास। तो ये विकास होता है विभिन्न उद्विकास के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित गैसों के विचार कीजिए। हाइड्रोजन, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला गैसीयकरण प्रक्रिया के दौरान उपरोक्त में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? केवल 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर यदि हम कोयले के बारे में बात करें तो इनमें से केवल सारी गैसें कोयले के जलने पर उत्पन्न होती हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एस्केरिस एक आंतों में परजीवी है जो एस्केरियासिस के कारण बनता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका मानव की बड़ी आंत में पाए जाने वाले एक प्रोटोजोआ परजीवी हैं जो अमीफीबियस यसिस अमीबिक पेचिस के कारण बनता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही नहीं हैं, तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं हमारे? सही हैं, बिल्कुल। क्या हैं? दोनों कथन हमारे सही हैं, और जबकि हमें बताना था कौन सा सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन हमारा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मुद्रा की मूल्य वृद्धि एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। अवमूल्यन विदेशियों के लिए देश के निर्यात को अपेक्षाकृत कम महंगा बनाता है। तो यहाँ पर बताना है आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मित्रों यदि हम बात करें यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? मुद्रा में मूल्य वृद्धि निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत बाजार की शक्तियों को नियंत्रित होती है, नहीं। अवमूल्यन विदेशियों के लिए देश के निर्यात को अपेक्षाकृत कम महंगा बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। आयात महंगा होता है और निर्यात क्या होता है? सस्ता होता है, यानी इम्पोर्ट महंगा और एक्सपोर्ट सस्ता, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। हाल ही में समाचार पत्रों में रही कराकोरम विसंगति को संबंधित है, बताइए कराकोरम विसंगति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें आसपास के क्षेत्र में ग्लेशियर के पीछे हटने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि, ठीक है। कराकोरम रेंज के हिमस्खलन की घटनाओं में वृद्धि, नहीं। कराकोरम पहाड़ों के दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति से, नहीं। उच्च तंगुता पर स्थित पर्वतमालाओं की तुलना में कराकोरम रेंज में ग्लोबल वार्मिंग कारण ग्लेशियरों का अधिक पिघलना। तो यहाँ पर सबसे सही है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अपशिष्ट में एस्पेचेरिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फैकेलिस जैसे बीजा जीवाणु होते हैं जो जठरातंत्र के संबंधी रोगों के कारण बनते हैं। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm पार्ट्स मिलियन में अधिक हो तो मछलियों के विकास बाधित हो जाता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा केवल एक सही, दूसरा गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? एशिया मीडिया ग्रुप, रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी नेटवर्क। तो ये मित्रों किया गया है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। कर्क रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घातक ट्यूमर प्रोलिफेरेटिंग कोशिकाओं का एक द्रव्यमान समूह है जिसे न्यूप्लास्टिक कहा जाता है। एक्सरे और गामा किरणों जैसे आयनीकारी विकिरणों को न्यूप्लास्टिक में परिवर्तन होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं हमारे? पूर्णतः सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में समाचारों में रहे लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर बात करें तो ये ऑप्शन है हमारा हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, नई दिल्ली। तो ये फंक्शन मित्रों हुआ था जम्मू कश्मीर में। संघाई सहयोग संगठन का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें नेपाल और श्रीलंका संघाई सहयोग संगठन नहीं सदस्य नहीं हैं। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है? इको सेंसिटिव ESZ निम्नलिखित में से विचार कीजिए। इन्हें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है। ठीक है, कर दिया अधिसूचित। एक बार किसी क्षेत्र में ESZ घोषित हो जाने के बाद इस अधिक गिरावट को रोकने के लिए चल रही कृषि गतिविधियों को रोक लगाने की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पर देश में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य सीमांकित सीमाओं में कम से कम 1 किलोमीटर तक अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं, क्योंकि इको जोन सिस्टम अधिनियम संरक्षित 2002 के तहत नहीं, ये 2016 यानी 1986 के तहत किया गया है। कौन से अधिनियम? 1986। ठीक है, और ये 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रे सिलेंडर लॉरेस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये पश्चिमी घाट और भारत के पश्चिमी तट पर निवास करते हैं। ये संसर्गर की विसंगत पॉलीगैंड्री प्रणाली का अनुसरण करते हैं। ये कीट भक्षी होते हैं। ये रात्रिचर जानवर होते हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो मित्रों ये पश्चिमी सही नहीं है, और पश्चिमी घाट और भारत के पश्चिमी तट पर प्रवेश करते हैं, ये बात क्या है? गलत है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ग्रेट सिलेंडर लॉरेस हिमालयी क्षेत्र में कहाँ पर करते हैं? दक्षिणी भारत और श्रीलंका के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पर? पूर्वी और दक्षिणी भारत। किसमें? पूर्वी घाट, ठीक है, और दक्षिणी भारत तथा श्रीलंका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102, 191 में लाभ के पद को के शब्द के रूप में उल्लेख है। सांसद या विधायक निर्हरता के लिए लाभ का पद धारण करना एक मानदंड है। लाभ के पद को परिभाषित करने की शक्ति भारत के चुनाव आयोग के पास है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी बात सही है। तो यहाँ पर मित्रों आपकी बात 1 और 2 सही है। लाभ के पद को परिभाषित करने का शक्ति चुनाव आयोग के पास नहीं, संसद के पास है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखते हैं 45 क्या कह रहा है। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह निर्णय लेने से पहले किसी परियोजना का पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक प्रभावों पर के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। ओके, ठीक है।
एस्पो कन्वर्सन EIA से संबंधित है। चार धाम परियोजना जैसी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रणनीतिक मार्ग राजमार्ग परियोजनाओं को EIA के तहत मंजूरी दी जाती है। ये बात दोनों सही हैं, ठीक है, सॉरी तीसरी बात हमारी गलत है और पहली और दूसरी बात क्या है हमारी, बिल्कुल सही है। कौन सी, पहली और दूसरी बात, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। निम्नलिखित यौगिकों पर विचार करना है, लेड, गंधक, ठीक है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जलवाष्प, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन से तत्व यौगिक वाहनों के वातावरण में से उत्सर्जित किए जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से वाहन से उत्सर्जित किए जाते हैं, तो उपरोक्त में से ये सभी उत्सर्जित होते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पोर्टफोलियो निवेशक FPI के संबंध में कौन सा कथन सही है। विदेशी व्यक्ति ही FPI के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। FPI निवेश करने के लिए निवेशक को आस्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्राप्त होता है। FPI के माध्यम से केवल स्टॉक खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा FPI किसी देश के चालू खाते का अंग होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ग्रीन पिट वाइपर के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका जहर प्रकृति में न्यूरोटॉक्सिक होता है। ग्रीन पिट वाइपर के खिलाफ कोई विशिष्ट एंटीवेनम उपलब्ध नहीं है। यह सांप भारत में पाए जाने वाले बिग 4 सांपों में से एक है। क्या है, बिग 4 सांपों में से एक है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, पहला और तीसरा गलत होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में समाचारों में देखे गए साइपरमेथ्रिन कार्बोडाजिम किसके उदाहरण हैं। पौधनाशक, सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, कीटनाशक, वृद्धि हार्मोन। तो ये किससे संबंधित है मित्रों, तो ये संबंधित हैं आपके कौन सा, इसमें किसके उदाहरण हैं, तो कीटनाशक इसका उदाहरण है। निम्नलिखित में से युग्मों में विचार कीजिए। पोषक चक्र, संग्रहण, नाइट्रोजन वायुमंडल, सल्फर वायुमंडल, फास्फोरस पृथ्वी का क्रस्ट, कार्बन वायुमंडल। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर बताना है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर 3 युग्म सही सुमेलित होंगे। जरा देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जरा देखते हैं पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो पोषक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय और तलछटी। तो नाइट्रोजन कार्बन चक्र ये आपके गैसीय चक्र हैं, नाइट्रोजन और कार्बन चक्र, ठीक है। तलछटी चक्र के बारे में बात करें, सल्फर और फास्फोरस आपके तलछटी चक्र हैं, ठीक है। सल्फर और फास्फोरस आपके किसके चक्र हैं, तलछटी चक्र हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सल्फर आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये आपका तलछटी चक्र है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा, क्योंकि बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ग्रीन पिट वाइपर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जहर प्रकृति में न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये बात क्या है हमारी, बिल्कुल सही है, नहीं है, सॉरी ये गलत है। और ग्रीन पिट वायरस के खिलाफ कोई बैक्टीरिया एंटीवम उपलब्ध नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और भारत में बिग 4 सांपों में से एक है, ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में समाचारों में साइपरमेथ्रिन कार्बोजिडियम का उदाहरण है। तो ये मित्रों कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। अगर यहीं पर बात करें कौन से युग्म सही सुमेलित है, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में है, बिल्कुल सही है। सल्फर तलछटी से प्राप्त होता है, ठीक है, सल्फर। और फास्फोरस हमसे किससे होता है, तलछटी से, यानी पृथ्वी के क्रस्ट पर। तो ये दोनों सही हैं, फास्फोरस। और कार्बन वायुमंडल से प्राप्त होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत था, दूसरा गलत था, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। न्यू डेवलपमेंट NDB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं बैठक का मुख्य रूप से विषय NDB का अधिकतम विकास प्रभाव था। तो ये क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी। तो मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं।
क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 8वीं बैठक कहाँ हो रही है? ये बैठक मित्रों संघाई हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर, देखते हैं क्या है। 52 सल्फर डाइऑक्साइड के संबंध में विचार कीजिए। सल्फर सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों के जीवाश्म ईंधन के दहन है। ये बात बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए फ्लूडाइजेशन FGD को कहा जाता है। ये सही है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, जबकि यहाँ पे बता रहे हैं नहीं है, यानी तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बैक्टीरिया फेज का उपयोग पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी के प्रयोगों के लिए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। ये बात सही है। जीवाणु कोशिकाओं के अंदर बैक्टीरिया फ्यूज के जीनोम के उच्च प्रतिलिपियों संख्या होती हैं। ये दोनों बातें मित्रों क्या है? पूर्णतः सही है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 54 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार। भारत में सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति नहीं है। सोलर पैनल का जीवन काल 25 से 25 वर्ष होता है, इसलिए सौर अपशिष्ट समस्या दूर की बात है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। प्रवासी सम्राट तितलियों के संदर्भ में विचार करना है तो प्रवासी सम्राट तितलियां कहां पर मिलती हैं? उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी हैं। मैक्सिको के कैलिफोर्निया की सर्दियां बिताती हैं। मिल्की वीड एकमात्र ऐसा पौधा है जिस पर वे अंडे देती हैं, यानी 2 और 3 बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। एक ऐसी प्रक्रिया है, एक्वामेशन संबंध में विचार करना है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृतक के शरीर को जल में मजबूत क्षार के मिश्रण में कुछ घंटों के लिए डुबोया जाता है। बिल्कुल बात सही है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कोई ऊतक या DNA नहीं बचता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। और कौन सा कथन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन चक्र के विपरीत वायुमंडल में फास्फोरस श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं होती है। ये बात क्या है? सही है। कार्बन वर्षा के माध्यम से फास्फोरस का वायुमंडल के आदान प्रदान कार्बन इनपुट की तुलना में बहुत कम है। ये भी बात सही है। जीव और पर्यावरण के बीच फास्फोरस गैसीय आदान प्रदान नगण्य है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन में तीनों बातें सही हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 58 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF सहायक प्रजनन तकनीक ART का एक प्रकार है। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 में LGBTQ समुदाय को ART का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। तो ये बात गलत है। 2021 में LGT यानी जो एकल पेरेंट्स हैं उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं है, यानी ऑप्शन 2 हमारा गलत होगा। केवल एक ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 59। वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा के कारण होते हैं। बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा से एल्युमिनियम का निक्षालन का कारण बनती है। सही है, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है 60। अपर्ध खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। कवक जीवाणु जैसे अपघटक मुख्य रूप से विषमपोषी होते हैं। सही बात है। इन मृतोपजीवी मृतपूर्तिजीवी मृतः अपघटन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात सही है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला DFC का प्रवाह मुख्य साधन नहीं है, ये प्रमुख साधन नहीं है। और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। सहायक प्रौद्योगिकी पर विशेष वैश्विक रिपोर्ट GREAT संयुक्त रूप से होती है प्रकाशित। तो विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, UNA विमन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा कारक तटीय क्षरण का कारण है? तो ये जो इनलेट चैनल का निष्कर्षण, वेव ब्रेकिंग क्रिया, समुद्री तटों से रेत का हटना, अनियोजित सुधार, ये हमारे किसके कारण हैं? तटीय क्षरण के कारण है, यानी चारों सही होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63। IFPRI वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार
कथनों पर विचार करना है। भारत जलवायु परिवर्तन की बढ़ती भूख के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्या का सामना कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीयों की औसत कैलोरी की खपत पर भी पड़ेगा, ये बात गलत है, यानी ऑप्शन 2A हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो अगर हम बात करें सूर्य की ऊर्जा के बारे में, तो गहरे जो समुद्र हैं वहां पर सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत नहीं है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पादप केवल 2 से 10% सौर विकिरण के ग्रहण करते हैं, लेकिन यही आंशिक मात्र से ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट होगा? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हरित हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पवन और सौर विकिरण जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर के उपयोग कर जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हरित अमोनिया नीति का उद्देश्य 2030 तक, 25 नहीं है मित्रों, ये कितना है? 2030 तक हाइड्रोजन घरेलू उत्पादन में 5 मिलियन तक बढ़ाना है, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला ही सही होगा। तो यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD के संदर्भ में विचार करना है। यह पर्यावरण विकास की स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह मरुस्थलीय भूमि क्षरण मुकाबले करने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित लिए बॉटम अप दृष्टिकोण है। बिल्कुल बात सही है। UNCCD को 15 का 15वां सत्र दक्षिण अफ्रीका में, ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं, रिपब्लिक कांगो अफ्रीका में हो रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 हमारा गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर और देखते हैं 64 क्या कह रहा है। ग्राफीन के संदर्भ में विचार करना है। ग्राफीन कार्बन का एक शुद्ध रूप है जो मधुमक्खी के छत्ते जालिका के समान कार्बन परमाणुओं की दोहरी परत को व्यवस्थित होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन गतिशीलता कारण मौजूदा अर्धचालक सामग्री सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड ट्यूब से अधिक होते हैं। बिल्कुल सही। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये मित्रों केरल में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? केरल में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल 2 सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। नाभिकीय संलयन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संलयन प्रक्रिया की तुलना में विखंडन प्रतिक्रिया सामान्य रूप से प्रकृति में नहीं होती है। बिल्कुल सही है। विखंडन तुलना में ईंधन संलयन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ये भी बात सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी। नेक्स्ट है 69। जल निकाय स्वीडन को डेनमार्क से अलग नहीं करता है, तो स्केगरक जल संधि और सिंधु संधि और कट्टेगत संधि ये जोड़ती है, जबकि बाल्टिक सागर इसे अलग नहीं करता है, यानी बाल्टिक सागर होगा, जबकि ये सब इसे अलग करती हैं। ऑप्शन क्या सही होगा? डी हमारा सही होगा। फ्लाई ऐश के संदर्भ में बात करते हैं। एश ट्रैक मोबाइल ऐप है जो फ्लाई ऐश के उत्पादन उपयोग को निगरानी करता है। बिल्कुल सही बात है। फ्लाई ऐश का आकार आमतौर पर गोलाकार और कांच जैसा होता है, ये भी बात सही है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम सिलिकेट, इसमें कैल्शियम नहीं एल्युमिनियम के सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि शामिल होते हैं, यानी तीसरा गलत होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर, देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपिओइड की वे दवाएं हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्र में मौजूद अपशिष्ट विशिष्ट ओपियोड रिसेप्टर्स से जुड़ती हैं और कैनाबोडाइन रसायनों के एक समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबाइनोड रिसेप्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करता है। तो ये बात सही है। कोका अल्काइन कोकेन पौधा के एंथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है, ये बात गलत है। और यह मूल स्थान उत्तरी अफ्रीका नहीं दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। साइडन इम्पैक्ट डेथ सिंड्रोम निम्नलिखित पर विचार किया। दुर्लभ आनुवांशिक रोग है साइडन इम्पैक्ट डेथ सिंड्रोम। ये 0 से 4 माह के बच्चों की मृत्यु के बारे में बताता है। ठीक है,
और अभी इसके कारणों के बारे में पता नहीं है, यानी ये आनुवांशिक रोग है या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ब्यूटोलाइफिकेसाइजेशन नामक एंजाइम का निम्न स्तर पर शुरुआत के कारण हो सकता है। ये बात हमारी सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, जब दो शारीरिक रूप से संरचनाएं समान कार्य करती हैं तो इस प्रकार के विकास को संतृप्त क्रम विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सूक्ष्म जीव, घरेलू सीवेज, तलछट, उद्योग और रासायनिक, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो मित्रों इनमें से दो सही सुमेलित हैं। कौन से दो? सूक्ष्म जीव और ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा उद्योगों के शीतलन के लिए उपयोग की जाती है। रेडियोधर्मी जो है यूरेनियम युक्त पदार्थ होते हैं। कौन होते हैं? यूरेनियम के निष्कर्षण में प्राप्त। और तलछट कृषि से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। एक सींग वाला गेंडा भारतीय गेंडे की प्रजातियों में सबसे बड़ा है। सही बात है, भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ये भी बात सही है। वयस्क नर निकट वयस्कता निकट गेंडे में लौटने या चरने के एकत्र होने के सिवाय सामान्यतः एकांत में रहते हैं, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, एंडोसल्फान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत है। रॉटरडम कन्वेंशन में विश्व स्तर पर एंडोसल्फान के निर्माण का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में कृषि उद्देश्यों के लिए एंडोसल्फान का उपयोग की अनुमति है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल चौथा कथन सही है। रसायन का उपयोग केवल प्रमाणिक कीटनाशक एप्लीकेटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, बीमारी है रोगजनक टाइफाइड ज्वर सिमनोटाइफी के कारण होता है, बिल्कुल बात सही है। निमोनिया के बारे में बात करें तो स्ट्रेप्टोकाइसिस या हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा से होता है। सामान्य सर्दी की बात करें तो राइनो वायरस के साथ होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम, तो कौन से सही सुमेलित हैं? पहला और चौथा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के संविधान एक अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। पहला और दूसरा सही होगा, यानी बी ऑप्शन। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं जो दहनशील होते हैं और जलने से ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का मुख्य घटक है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का मुख्य घटक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव के प्रवेश को रोकने में त्वचा मुख्य अवरोधक है। मुख की लार माइक्रोबिलियम वृद्धि को नहीं रोकती। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहां पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर हमारे शरीर में प्रवेश को रोकती है, ये बात तो सही है। मुख्य लार माइक्रोबिलियम वृद्धि को नहीं रोकती, ये रोकती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध क्षेत्रों में एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है, ठीक है। इंडिया एआई इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस और आईआईटी मद्रास का संयुक्त उद्यम है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इंडिया एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंध में एकल केंद्र ज्ञान है, ये बिल्कुल सही है। और इसकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय एआई, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और ओरिएशन और सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनीज का संयुक्त उद्यम है। उसमें आईआईटी मद्रास का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 और देखते हैं 82 क्या कह रहा है।
निम्नलिखित संगठन में वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई। तो ये प्रकाशित की गई संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, पर्यावरण कार्यक्रम ऑक्सफैम इंटरनेशनल। तो ये आयोजित प्रकाशित की गई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से अधिक मजबूती से बंधा रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस केवल क्षोमंडल तक ही सीमित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से ये दोनों कथन क्या है हमारे? सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। लाइट मेंटेन अल्बाट्रॉस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह अंटार्कटिक समुद्री का एक प्रजाति है, बिल्कुल सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के संवेदनशील रूप से सूचीबद्ध नहीं है। वायुमंडल में तापमान में होने वाले परिवर्तन इस पक्षी प्रवासी पैटर्न प्रभावित करता है, सही है। अकेले छोटे में घोंसला बनाते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? बी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, मंकी पॉक्स वायरस क्या कह रहा है? मंकी पॉक्स वायरस डिफिशियंसी वायरस HIV के समान परिवार से संबंधित है। मंकी पॉक्स को कोई टीका नहीं है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य पश्चिमी अफ्रीका में होती है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो मित्रों पहला और दूसरा हमारा गलत है, जबकि तीसरा हमारा सही है, क्योंकि इसका टीका मौजूद है और इम्यूनोडेफिशिएंसी परिवार के समान इसका संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? दूरसंचार क्षेत्र में ओपन RAN प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? यह ऑपरेटरों को कई विक्रेताओं, रेडियो और बेसबैंड इकाइयों को मिलाने के लिए मिश्रित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच अलगाव या पृथक्करण की अनुमति देता है, या नेटवर्क इंटरचेंजेबिलिटी की अनुमति नहीं देता, या दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए नेटवर्क परिनियोजन की लागत को कम करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन के अलावा सारी बातें सही होंगी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट 94, रविन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। क्या बात है? ये सही है या गलत? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए मित्रों। ठीक है, इन्होंने बिस्वा काबी नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना पहला कविता संग्रह 16 वर्ष की आयु में प्रकाशित कर दिया था। तो ये सारी बातें मित्रों बिल्कुल सही हैं, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, यूकेलिप्टिक्स, सिचाग्र, बुल्डलास, विलो, एलोनेला निम्नलिखित में से जैव ऊर्जा फसल की श्रेणी में कौन सा आता है? तो यदि हम जैव ऊर्जा फसल की श्रेणी में बात करें तो हमारा बुडालाइस जैव ऊर्जा फसल की श्रेणी में नहीं आता है, और इसके अलावा एलोनेला भी नहीं आता है। यानी कौन सा आता है? 1, 2 और 4, यानी बी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कणकीय प्रदूषण क्षोभमंडल में उपस्थित नहीं है। डाइनोजन, डाइऑक्सीजन, सल्फर डाई, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका केवल ये दोनों नहीं हैं, 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर और देखते हैं 97 क्या कह रहा है। समाचार पत्रों में कभी कभी लिखित फिशिंग कैट के संदर्भ में बात करिए। घरेलू बिल्ली के आकार में छोटी होती है, रात्रिचर होती है, बेहतरीन तैराक होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं? ये रात्रिचर होती है और यह बेहतरीन तैराक होती है। घरेलू बिल्ली के आकार से छोटी नहीं, ये बड़ी होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा सही होगा। पारे के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस्तेमाल में फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रो लैंप की अनुचित व्यवस्थित निपटान पर्यावरण प्रदूषण का में होता है। मिनीमाता रोग इससे होता है।
ठीक है, पारे से, तो ये बात तो सही है। मिनीमाथाइल मरकरी के कुछ टीकों में परिरक्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इथाइल मरकरी के संदर्भ में आने से होता है खतरा, नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो मित्रों इनमें से केवल एक सही है और 2 और 3 हमारे गलत हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से आपका सर्वेक्षण की थीम वेल टू वेल्थ थी, सही है। इसे सर्वे के तहत बोर्ड ऑफ रैंकिंग की जाएगी, ये भी बात बिल्कुल सही है। खुले में पेशाब थूकना सर्वेक्षण के संकेतक नहीं है, ये गलत है। यह भाषा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, ये भी बात सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? सी सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, देखते हैं रिस्पिरेटरी सिंसिलियस वायरस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वायरस नवजात वयस्कों में विशेष रूप से होता है। वायरस के खिलाफ टीका बाजार में आसानी से उपलब्ध है। तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? इसके सही है, इसके बारे में बताना है। तो यह बाजार में उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध नहीं है, जबकि पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। वायरस के खिलाफ एक टीका बाजार में आसानी से उपलब्ध है। तो वायरस के खिलाफ टीका RSV संक्रमण हेतु अभी तक कोई टीका ही नहीं बना है। क्या है? RSV से संबंधित कोई टीका अभी नहीं बना है। तो इस तरह हमारे यहाँ पर कौन से क्वेश्चन हो गए हैं? 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा मित्रों इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगा। ओके मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू।